नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं माइको कंपनी के नेशनल सेल्स हेड अजय गौड़ जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, पहला सवाल आपसे मेरा यही है, ये कंपनी आप कितने टाइम से इस कंपनी को देख रहे हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं इस कंपनी में, क्या इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं? यस, सो थैंक यू वेरी मच। मेरा सभी को नमस्कार। मेजर आप मैडम जहाँ तक बात करेंगे तो मेरे कैरियर का सवाल है। मैंने 2006 में कंपनी ज्वाइन की आगरा एज ए रीजनल मैनेजर, रीजनल बिजनेस मैनेजर। और उस समय मैं नॉर्थ खाली देखता था और नॉर्थ का जो पार्ट था वो बड़ा टिपिकल था क्योंकि आउटस्टैंडिंग बहुत थी और बिजनेस भी उतना नहीं था जो हमारा जो रिक्वायरमेंट थी हम लोगों की या कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। उस वक्त बिजनेस भी बहुत कम था, वॉल्यूम हमारा। तो जब 2006 में ज्वाइन किया तो उस समय हालत बहुत बढ़िया नहीं थी, आउटस्टैंडिंग पार्टी भी बहुत अच्छी नहीं थी हमारे पास में। तो ये सब हमने तरीके से इसको लाइन पे लेके आए और अगर हम खाली बिजनेस की बात करें हम तो कम से कम नहीं है तो हमने 5 टाइम्स हमने बिजनेस बढ़ाया केवल 3 या 4 साल में। ओके। और नॉर्थ में करीब मैं 8 साल मैंने काम किया, 2006 से 2014 तक। और 14th के बाद में फिर मेरे को प्रमोट किया कंपनी ने एज नेशनल हेड ऑल इंडिया। और फिर मेरा ट्रांसफ़र इधर दिल्ली हुआ और दिल्ली में जहाँ हम बैठे हैं आज, हम दिल्ली में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ करीब 3 या 4 साल फिर हम लोगों ने काम किया। और इसके बाद में फिर यहाँ से ऐसा हुआ कि हमारा सिस्टर कंसर्न और थी संग्रो, दोनों का आपस में मर्ज किया गया। तो जब मर्जिंग हुआ तो ये हुआ कि भाई कंपनी को क्या नाम है, हमें थोड़ा बड़े लेवल पे जाना चाहिए और थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए हम लोगों को। ब्रांड हमने अलग अलग रखे, माइको एंड संग्रो, लेकिन कंपनी का नाम हमने महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी रखा क्योंकि पॉपुलर नेम था, ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है। फिर हमारा यहाँ से बॉम्बे पूरा का पूरा ट्रांसफ़र, हमारा सभी पूरे डिपार्टमेंट का बॉम्बे हुआ और बॉम्बे में हम करीब 18 से कम काम कर रहे हैं हम लोग वहाँ। और मेरे हिसाब से अगर मैं देखें तो करीब CGR देखें हम तो करीब हमारा 15 to 18% CGR है, कंपनी ग्रोथ में है। लास्ट ईयर भी हमने 25% ही ग्रोथ की है जो हमने अभी क्लोज किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी में जो हमको चाहिए उससे करीब 25% ज़्यादा है। तो ये तो टोटल हमारा ये रहा। जहाँ तक चेंजेस का सवाल है, मैंने आपको बता ही दिया। चेंजेस में हमारे यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन में दोनों कंपनियों को मर्ज किया गया, संग्रो एंड माइको। और दोनों का टर्नओवर करीब 300 करोड़ के आसपास है आज हमारे पास में। और 300 करोड़ का बिजनेस हम क्या नाम है एज ए वेजिटेबल में करते हैं, जो कि टॉप 5 कंपनियों में हमारी गिनती होती है। ब्रांड है हमारे पास में काफ़ी अच्छे, देखें तो भिंडी नंबर 10 है, बॉटल गार्ड में हमारा 4 नंबर है, 10 नंबर है, 8 नंबर है। इस तरह से बेसिकली चिली की कंपनी है हमारी। और चिली में हमने इस बार 100 करोड़ किया, खाली एक ही प्रोडक्ट से 100 करोड़ किया, जो इंडिया में पहली कंपनी है जो चिली में 100 करोड़ किया जिसने। और जिसमें हमारी तेजस्विनी पुरानी वैरायटी है, यशस्विनी नई वैरायटी है हमारी, 4, 5, 6 और नवतेज और तेजा 4, ये हमारी एस्टेब्लिश वैरायटी है। फार्मर इज़ आस्किंग बाई ब्रांड नेम के भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। और कंपनी यथायथ हमेशा क्या नाम है प्रगति के पथ पे है। और आज भी जो भी हमें इस साल का जो कंपनी के गोल्स हैं या टारगेट्स हैं वो इस तरह के हैं कि हम आराम से उनको अचीव कर सकते हैं। तो 300 करोड़ प्लस हमारा इस साल हो जाएगा। देखिए, कंपनी के बारे में तो आपने बता ही दिया जी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि कंपनी कितनी पुरानी है और इसके जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो कितने डिवाइड में हैं, कहाँ कहाँ कंपनीज़ हैं, ब्रांचेज हैं कंपनी की, और कब इसकी स्थापना हुई थी और इसके स्थापक कौन हैं? यस मैडम, जहाँ तक स्थापना का सवाल है, कंपनी 1964 में इस्टेब्लिश हुई कंपनी। और बड़े छोटे से क्या नाम है पूंजी से स्टार्ट किया गया इसको, बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं थी उस समय। और डॉक्टर बद्री नारायण बरवाले साहब थे जो इसके संस्थापक थे। और वो जिनको क्या नाम है एक तरह से देखा जाए तो एक वर्ल्ड फूड प्राइस होता है जो कि ऑस्कर प्राइस के मुकाबले होता है एग्रीकल्चर में, वो मिला हुआ है उनको। और डॉक्टरेट की उपाधि उनको यूनिवर्सिटी ने जो
धारवाड़ यूनिवर्सिटी उन्होंने उसकी उपाधि दी उनको, और उसके बाद में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला उनको, जो बहुत ही मायने रखता है सीड इंडस्ट्री में। और जहाँ तक सीड इंडस्ट्री का सवाल है, सीड इंडस्ट्री के पिता में बोले जाते हैं वो, बोलना चाहिए फादर ऑफ सीड, जो बद्रीनाथ बरवाले थे। अब अभी 2 साल पहले उनका निधन हो गया। उनके जो सुपुत्र हैं राजेंद्र बरवाले साहब, अभी वो चेयरमैन है कंपनी के, और एमडी श्रीज बरवाले हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी को सुचारू रूप से कंपनी चल रही है। जहाँ तक सवाल है ब्रांचेस का, तो सब जगह ऑलमोस्ट जो अच्छी जगह हैं यूपी में, जैसे हमारे पास 2 ब्रांच हैं, आगरा में है, लखनऊ में हमारे पास ब्रांच है, पंजाब में हमारे पास बठिंडा में है, हरियाणा में हमारे पास में हिसार में है। इस तरह से जो भी सिटी है, कलकत्ता में हमारे पास ब्रांच है, साउथ में हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, कोयम्बटूर में है। अगर हम इधर की बात करें ईस्ट में, तो पटना में हमारे पास में ब्रांच है, इधर अहमदाबाद में हमारे पास में ब्रांच है, पुणे में है, जालना में है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो सब जगह जहाँ भी पोटेंशियल मार्केट है हमारे, वहाँ ब्रांचेस हैं। करीब टोटल हमारे पास 23 से 24 ब्रांच है, और वहाँ सब इस्टेब्लिश ऑफिस हैं हमारे पास में, गोडाउन्स हैं हमारे पास में, और कई जगह C&F के गोडाउन्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बहुत बड़ा है, प्लांट काफ़ी है हमारे पास में। अगर यहाँ की बात करें तो नॉर्थ में हमारा साहा में हमारा प्लांट है, एक कलाकल में हमारे पास में प्लांट है, वेजलपुर में हमारे पास में प्लांट है, धनौरा में हमारे पास में प्लांट है, जिनकी कैपेसिटी कम से कम जो अभी धंधा कर रहे हैं उसकी कम से 400% और हम आगे तक जा सकते हैं। सीड इंडस्ट्री जिस तरीके से फैली हुई है, आपकी कंपनी में क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं? अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो आपके पास वैरायटीज़ क्या क्या हैं, ये हम जानना चाहते हैं। यस। तो मैडम, मैंने जैसे बताया आपको कि 3 तरह की हमारे पास क्रॉप होती है मेन जो, अगर डिवीजन वाइज करें हम इसको, पहला आता है हमारा वेजिटेबल डिवीजन, जिसमें वेजिटेबल्स की क्रॉप होती है, लाइक जिसमें फूल गोभी है, बंद गोभी है, आपका ऑनियन है, या आपका कद्दू है, और खीरा है, भिंडी है, टमाटर है। ये इस तरह की क्रॉप होती है जो वेजिटेबल में आती हैं। और दूसरा है हमारे पास सीरियल क्रॉप, जो सीरियल क्रॉप में हम जैसे हमारे पास में मक्का है, धान है, गेहूँ है, और आपका बाजरा है, ज्वार है। तो इस तरह की जो क्रॉप है हमारा, वो सीरियल क्रॉप पे बोलते हैं हम लोग। और तीसरा है हमारा कॉटन डिवीजन। कॉटन डिवीजन की बात करें तो उसमें कपास वाली जो है मेजर फसल, जो रेशे वाली जो फसल है, कपास जिससे निकाला जाता है, कॉटन जिससे बनता है, उसको कपास बोलते हैं, हम कॉटन बोलते हैं। वो जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान महको का रहा है, क्योंकि बीटी लाने वाली जो कंपनी थी वो महको ही थी, जो कि मोनसेंटो के सहयोग से हम बीटी लेके आए भारतवर्ष में। और पहले हम बाहर से गर्म कपास लेना पड़ता था, लेकिन बीटी आने के बाद में 2002 में बीटी आया, उसके बाद में हमें दूसरे देशों पे आश्रित रहना नहीं पड़ा, और हम खुद इतना प्रोडक्शन करते थे कि बाहर को हम खुद गर्म कपास बेचते थे। तो ये हमारे पास में क्रॉप्स हैं जो इस्टेब्लिश क्रॉप है हमारे पास में। और कॉटन के नाम से कंपनी जानी जाती है पहले से ही। और सीरियल में भी क्या नाम है, बाजरा सबसे पहले का कंपनी है जो इंडिया में बाजरा लेके आई, हाइब्रिड। और हाइब्रिड में पहली कंपनी है जो हाइब्रिडाइजेशन किया जिस कंपनी ने, चाहे भले ही वो भिंडी हो, चाहे भले ही वो बाजरा हो, चाहे भले ही वो ज्वार हो, चाहे भले ही क्या नाम है और क्रॉप हो, कॉटन हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान महको का रहा है। और महको जो बोलना चाहिए कि जो कंपनियों का क्या नाम है, जो जितनी कंपनियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या नाम है ऊंचाई पे आज की तारीख में। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट दलहन और ऑयल सीड्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, कंपनी का क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये हमें बताइए आप। यस मैडम, दलहन का और तिलहन का 2 चीज़ें हैं कि दलहन और तिलहन कुछ ही एरिया में उगाए जाते हैं, जिसमें स्पेशली जो एरिया देखें तो हमारे पास में राजस्थान है, या फिर गुजरात है, कुछ एरिया हमारे पास में, कुछ एरिया MP का है, और कुछ एरिया साउथ में है, हैदराबाद आप बोलें तो दोनों को बोल सकते हैं आप, यानी तेलंगाना और आंध्रा, जहाँ ये मेजर क्या नाम है एरिया हमारे पास में। गवर्नमेंट का ध्यान इसलिए बहुत ज़्यादा है इनके पीछे, क्योंकि और जो क्रॉप है हमारे पास में वो गेहूँ और धान जो इंडिया की प्रमुख फसलें हैं, उसमें क्या है कि उसमें इतना प्रोडक्शन हमारे पास में है ऑलरेडी कि हमें उससे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए भी नहीं, और बाहर भी क्या नाम है वो प्रोडक्शन जाके हमें कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कर रहा है।
दूसरी तरफ देखें तो दलहन की फसलों का कि उनके भाव देखें तो इसलिए भाव ज़्यादा है क्योंकि उनका निश्चित एरिया है, वो एरिया बढ़ नहीं रहा है। वो एरिया वहाँ जहाँ था आज भी वहाँ है, जबकि पॉपुलेशन आपकी 130 करोड़ हो चुकी है। एरिया आपका आज के तारीख में देखें तो वही 70-80 करोड़ के हिसाब से है, तो गैप बहुत ज़्यादा है, डबल गैप है। इसलिए क्या नाम है बोलते हैं कि अगर तिलहन में दलहन में जाएंगे तो डबल क्या नाम प्रॉफिट हो सकता है आपको। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आपका एरिया बढ़ेगा और नई क्रॉप आएंगी प्रोडक्शन में, दोनों तरफ से बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा। और दूसरा क्रम में आपका जो नई किस्में आएंगी, आपकी नई वैरायटी जो आएंगी, चूँकि बहुत पुरानी वैरायटियाँ हैं जिन पे हम आज भी केंद्रित किए हुए हैं पूरा का पूरा, कि भाई ये पुरानी वैरायटी चल रहा है। अच्छी कंपनी कोई भी, अगर हम बात करें कि कोई भी बड़ी कंपनी दलहन में और तिलहन में अभी तक नहीं आ पाई है। रीज़न उसका यही रहा है कि कभी भी उस चीज़ को उस तरीके से देखा नहीं गया कि हम इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन यस, अभी जैसे इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जो नया स्लोगन है कि भाई हमें जो भी हमारे काश्तकार हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनकी प्रॉफिट को डबल करना है। तो डबल करने का और कोई रास्ता नहीं है। हम चावल या गेहूं से नहीं कर सकते हैं डबल करने का हमारे पास में दो ही रास्ते हैं। या तो प्रोडक्शन को बढ़ाएं हम लोग, क्योंकि लैंड एक्रेज उतना ही बल्कि लैंड एक्रेज कम हो रहा है दिनों दिन, शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण करने से क्या है कि आपका लैंड एक्रेज हमेशा कम होगा उसका। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में जब तक अच्छी वैरायटी नहीं होंगी तब तक आप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि हमें दलहनी और तिलहनी फसलों में जाएं और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब सीधा दिख रहा है हम लोगों को भाई महंगी चीज़ है, महंगी चीज़ मतलब सीधा सा है कि महंगी इसलिए है क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कम है, वहाँ आपकी खपत ज़्यादा है लेकिन माल कम मिल रहा है आपको। अगर वहाँ आपका खपत के लिए ज़्यादा क्रम में काम करना है आपको, तो अच्छी क्रम में आपको वैरायटी जाना पड़ेगी और अच्छी कंपनियों को उसमें उतरना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में कुछ कंपनी आ भी रही हैं और महको भी इससे अछूती नहीं है। महको भी काफ़ी कुछ काम किया है हम लोगों ने, लेकिन हाँ उतनी स्पीड पर नहीं है कि हम ये बोल सके हम कल को दलहनी फसलों को लेके आएंगे। लेकिन यस, ऑफकोर्स मस्टर्ड में हमारा जरूर क्या नाम है बहुत ज़्यादा योगदान है और बहुत जल्दी वैरायटी लाने वाले हैं हम। जिस तरीके से आपने बताया, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट्स प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, कंपनीज उससे कितना सहमत हैं और क्या किसानों के लिए वो जो सहूलतें हैं वो उन तक पहुंच पाती हैं? क्योंकि कंपनीज का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कंपनी में आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या राय रखते हैं कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज और गवर्नमेंट्स के प्लान किसानों तक या कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी लेवल पर कितना ज़्यादा प्योरीफाई हो जाता है उसको लेकर आना? देखो मैडम, दो चीज़ें हैं यहाँ। मैं कोई गवर्नमेंट की ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट की अवहेलना कर रहा हूँ। यस, पर ये इतना ज़रूर है कि अभी तक जो फार्मर को ज्ञान मिला है, अभी तक जितना भी ज्ञान दिया है, वो प्राइवेट कंपनियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्राइवेट कंपनी का योगदान निकाल दें आप उसमें से, तो आज की तारीख में आपको मैं 10 साल पहले की बात बताऊँ तो फार्मर को ये तक पता नहीं होता था कि मैंने पिछली बार कौन सी दवाई लगाई है या मैंने कौन सा सीड लगाने जा रहा हूँ या कौन सा 10 साल से सीड लगा रहा हूँ मैं। ये सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो इंडियन कंपनी की ही देन है इस पर, और मल्टीनेशनल कंपनियां भी ज़रूर इसमें ज़रूर बोलूँगा मैं, उनका भी बहुत भागीदारी है, यानी प्राइवेट लोगों का ही, कि उन्होंने घर जा के फार्मर को इस तरह के नाम में ट्रेनिंग दी है कि आज वो किसी भी ब्रांड का नाम लेता है, किसी भी ब्रांड का क्या नाम बोलता है कि मेरे को इस ब्रांड का पेस्टिसाइड चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और वो उसी ब्रांड का क्या नाम यूज करता है। जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पेपरों तक ही सीमित है। उनका इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, एग्जीक्यूशन देखोगे, तो एग्जीक्यूशन जो पार्ट है ना बहुत वीक है। क्योंकि वो अगर आप एक देखेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में उनके पास में 1 या 2 अधिकारी होते हैं जो इस तरह के कि भाई हाँ ये सीड इंस्पेक्टर हैं या ये पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर है, तो उनके अंडर में जितने भी क्या नाम है और लोग जो होते हैं वो गाँव तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ट्रेनिंग तो बाद की बात है जी। तो ट्रेनिंग सबसे बड़ा गैप वही है। अगर ये चीज़ दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलकर क्या नाम ये प्लान करें कि हम इस तरह से जाना है, और एग्जीक्यूशन पार्ट जो है आपका, इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है वो प्राइवेट कंपनी में छोड़ दिया जाए कि भाई आपको ये पार्ट आपको अदा करना है, बाद बाकी हम आपके पीछे चिंता मत करो। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जो मोदी साहब का स्लोगन है कि भाई फार्मर प्रॉफिट डबल होनी चाहिए, इनकम डबल होनी चाहिए, वो बिल्कुल संभव है, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा। कंपनीज का एग्जीक्यूशन होना, जैसे कि आपने खुद ने बोला, इम्प्लीमेंट होने के लिए किसी भी चीज़ को प्लान करना ज़रूरी है। अगर कंपनीज कर भी ले तो गवर्नमेंट का उस पर स्टेप प्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एकजुट होकर किसानों तक वो सहूलत पहुँच सकती है। ये कंपनीज की ओर से कहा भी जाता है। लेकिन अगर किसानों तक वो जो आपकी कंपनी अभी बीज जो बना रही है वो जिस तरीके से बन रहे हैं, और उनको आप कितने किसानों तक पहुँचाते हैं, जो कंपनी का क्राइटेरिया है वो क्या है?
देखो मतलब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी भी निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ना, उनका एक इंटरनल क्या नाम है एजेंडा रहता है, इंटरनल टारगेट रहते हैं, और उनका ये रहता है कि भाई हमारा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो, उस पर प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉफिट के तो कोई भी काम नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। तो जहाँ तक सवाल रहता है कि उनके रिसोर्सेज को डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई भी धंधा हो, हर एक धंधे में, हर एक काम में रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते कि भाई ठीक है, हाँ भाई कितने आदमी रखने, जब रख लो सब, कितने भी आदमी रख लो, ऐसा नहीं होता है। उनका प्लानिंग होता है प्रॉपर कि भाई अगर इतने आदमी रखने हैं, इतना एक्सपेंसेस होगा इसका, इतना हमारा प्रोडक्ट जाएगा और इतना इसमें से बेनिफिट होगा, इतना इसमें से क्या नाम है हमारा प्रॉफिट आएगा। रही बात इसकी कि भाई हमें किस तरह से काम करना है आगे और किस तरह से क्या नाम है हमें सहूलियत को आगे देना है, तो वो डिपेंड करता है आपका इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर। सपोज करिए कोई कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती है, तो वो जरूर मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी मार्केट में और डिमांड जनरेट करेगी। वो डिमांड जनरेट करने के लिए सीधा सा कि आपके पास प्रोडक्ट R&D होनी चाहिए। अगर आपके पास R&D स्ट्रॉन्ग है आपकी और डिमांड जनरेशन आपका पार्ट अच्छा है, तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। इनमें से एक भी चीज़ कमी रहेगी, सपोज करो आप डिमांड जनरेशन तो कर लिया आपने, लेकिन प्रोडक्ट आपका फिट नहीं है, तो बहुत मुश्किल है आपको कि आप प्रोडक्ट को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहाँ तक लेके जाना है आपको। तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बहुत सी कंपनी भी इंडिया में ऐसी हैं, आपने देखा होगा कि R&D तो है उनके पास में, लेकिन डिमांड जनरेट नहीं कर पाते ढंग से। बहुत से लोग ऐसे हैं डिमांड जनरेट कर लेते लेकिन R&D नहीं है। प्रोडक्ट ले आए बाहर से, एक साल सेल किया, दूसरे साल प्रोडक्ट ने परफॉर्म किया, लेकिन मेटली नहीं है उनके पास में। तो इस तरह का भी ये सिनेरियो है कि आपको इसको करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट आज यही बोल रही है सबसे पहले कि जिनकी R&D होगी हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, चैलेंजिंग के तौर पर मैं अगर कहूँ, मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज़ हैं सीड्स की। आप महिको कंपनी, किस कंपनी को अपने चैलेंजिंग कंपनी के तौर पर देखते हैं, या फिर भविष्य में क्या कुछ कंपनी में तब्दीलियां आप करना चाहते हैं ताकि एक लेवल पर हमारी कंपनी एक स्टेबिलिटी हो और वो हमेशा आगे रहे? देखिए मैडम, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने बताया कि कंपटीशन का टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया कि हम जो वेजिटेबल की बात करें, हम तो बेसिकली मैं वेजिटेबल में देखता हूँ, तो बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज वेजिटेबल के बारे में है। वेजिटेबल का ज़्यादा देखा जाए तो हम टॉप 3 कंपनियों में आज भी हैं, और अच्छे क्या नाम है प्रॉफिट के साथ में हम लोग, और अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उतने ही थ्रेट्स हैं हम लोगों को, क्योंकि अगर आप लीडर हो मार्केट में तो थ्रेट्स ज़्यादा होंगे आपको। तो थ्रेट्स ये है हमारे पास में कि कल को अगर आपके पास में अच्छा प्रोडक्ट नहीं है आपके पास में, या आपकी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है आपकी, या आप फील्ड में क्या नाम है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपका मार्केट शेयर जरूर नीचे जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि हमें जो क्रॉप में हम लीडर हैं उनमें लीडर हैं, लेकिन जो क्रॉप में हम लीडर नहीं हैं, जो नई क्रॉप है हमारे पास में, या ऐसी क्रॉप है जिनमें हम अभी तक काम नहीं कर पाए, हम उनमें क्या नाम है रुख कर रहे हैं, उनमें हम जा रहे हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हम लोगों को और किस तरह से हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि इंडियन कंपनी का एक लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास में, कोई भी इंडियन कंपनी हो। मल्टीनेशनल कंपनियों में ज़रूर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि काफ़ी अच्छी जल्दी इस्टेब्लिश हुई हैं, बहुत जल्दी इस्टेब्लिश किया उन लोगों ने, और हमारे से बाद में आए हैं और हमारी बराबरी पे हैं आज वो। लेकिन हम कभी भी नहीं ये सोचते कि भाई हम लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं अगर पीछे की बात करूँ इसमें, तो पूरा ध्यान कंपनी का BT के ऊपर था। चूँकि जैसे हम कॉटन में बताया मैंने कि कॉटन BT लेके आए थे हम लोग, तो इसमें भी हम BT लेके आना चाहते थे। काफ़ी कुछ काम किया हमने और काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं हम लोग। डाटा वाटा सब हमारे पास में मौजूद है। ब्रंजल पे हमने काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा उस तरह से नहीं देखा, गवर्नमेंट ने जिस तरह से देखना चाहिए था। इसमें कोई ये नहीं कि मैं कोई गवर्नमेंट का अवहेलना कर रहा हूँ, हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले टाइम में जब भी कोई भी इस तरह का टाइम आएगा, और अगर प्रोडक्शन की बात आती है, जैसे मोदी साहब बार बार बोलते हैं कि भाई फार्मर की इनकम डबल करनी है, तो इस तरह के कुछ न कुछ आपको हथकंडे अपनाने होंगे, जिससे क्या नाम है बायोटेक्नोलॉजी की तरफ रुख करना पड़ेगा आपको, जिससे इस तरह की कुछ क्रॉप आए और इस तरह की टेक्नोलॉजी आए, जिससे क्या नाम है आप आगे बढ़ सकें इंडिया में। तो जिस तरीके से अब नए साल की भी शुरुआत हो चुकी है, तो 2022 के लिए कंपनी का विजन क्या रहने वाला है? क्या ऐसी तब्दीलियां करनी ज़रूरी हैं जो आने वाले सालों में जिस तरीके से किसानों तक और भी अच्छे तरीके से चीज़ें पहुंच सकें? देखिए, हमारी कंपनी का एम शुरू से ही रहा है, मोटिव यही रहा है, मिशन भी यही है हमारा कि फार्मर फर्स्ट।
जो भी चीज़ है आप फार्मर को अच्छी से अच्छी चीज़ उसको उचित कीमत पर दी जाए। यानी उचित कीमत ये नहीं कि आप कोई भी प्राइस रखे हो उसका, उचित कीमत मीन्स आपका जो ROI है वो आपको फार्मर को सही मिलना चाहिए। यानी कॉस्ट जो फार्मर को आनी चाहिए, उनका रिटर्न जो निकलना चाहिए फार्मर को, वो उस तरह से आना चाहिए कि उसमें वो सर्वाइव कर पाए। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर फार्मर रहेगा तो सब लोग हैं। अगर फार्मर को ही क्या नाम है हमने प्रॉफिट नहीं दिया है, फार्मर ने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो 1 साल चल सकता है, इसके आगे बहुत मुश्किल है। पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें घूमती है वो जो धुरी है वो फार्मर ही है, भारतीय किसान ही है, जो इसके चारों तरफ हम लोग सब घूमते हैं। आज भी कह रहा हूँ 55% है, 55% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है हमारी। तो फार्मर फर्स्ट हमारी कंपनी का उद्देश्य यही रहता है कि भाई फार्मर फर्स्ट, पहले फार्मर की तरफ देखना चाहिए हमें। अगर फार्मर है और फार्मर को हमने तवज्जो दी और फार्मर के हिसाब से हम प्रोडक्ट लेके आए, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर फार्मर पहले होता था कि साहब ये चीज़ बहुत महंगी है, आज नहीं, आज फार्मर बोलता है कि साहब आप ये बताइए कि एकड़ में इतना होगा तो मेरे को इससे महंगा भी सीड ले सकता हूँ मैं, इससे महंगा भी पैसा ले सकता हूँ मैं, लेकिन काम करना चाहिए जी। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, और जिस तरह से कंपनियाँ चेंज हुई हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस तरह से फार्मर भी चेंज हुआ है। और फार्मर ने अपना जो उसका कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, वो भी काफ़ी बड़ी है फार्मर। अच्छा जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से कंपनीज तो फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई ही है, लेकिन कितने फार्मर्स हैं, किन गांव तक आपकी कंपनीज फार्मर्स तक जुड़ी हुई है? क्योंकि जैसा आपने खुद ने ही कहा है कि फार्मर्स ज़्यादातर शहरीकरण अभी बढ़ता जा रहा है और गांव के जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, ज़्यादातर ये परेशानी भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन आप बताइए कि कंपनी कितना गाँव तक जुड़ी हुई है, किसानों तक खुद आगे पहुँचकर सहूलतें और फैसिलिटीज़ दे रही है? देखिए मैडम, 2 चीज़ें हैं, पहले बताया मैंने और बताता हूँ मैं आपको कि जहाँ तक सवाल है आपका फार्मर तक कहाँ तक हम जुड़े हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई भी इंडिया में किसान, जहाँ महको की बात है जी, महको में कोई भी इंडिया में किसान ऐसा नहीं होगा जो जिसने महको का प्रोडक्ट यूज नहीं किया हो। सबसे बड़ी बात है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हम कहाँ तक फैले हुए हैं। एक भी फार्मर ऐसा नहीं होगा, गारंटी है मेरी, कि जो महको का प्रोडक्ट उसमें अपनी ज़िंदगी में यूज न किया हो, चाहे वो सीरियल क्रॉप का किया हो या वेजिटेबल का किया हो या कॉटन का किया हो। गारंटी है आपको, हर एक किसान जानता है कि यस महको कंपनी है। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ता है उसका कि हम गांव-गांव में हर एक किसान के पास में हमारा प्लान रहता है कि हम हर एक किसान के पास पहुंचे, कोई भी किसान जो है अछूता न रहे हमारे से। तो ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी किसानी है। और कोई स्ट्रेंथ नहीं है हमारी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किसानी है हमारा। उसके थ्रू ही हम जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर और कस्टमर तो डीलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, इवन फार्मर भी है, लेकिन एंड यूजर जो है, जो लास्ट जहाँ तक जो कंज्यूम करता है वो फार्मर ही है। अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो गया लेकिन फार्मर ने वो POG नहीं किया, फार्मर ने नहीं लगाया, वो कभी वापस आ सकता है। तो वो सेल नहीं हुआ आपका, वो सेल जब होगा जो POG हो जाएगा, जब ग्राउंड में चला जाएगा वो। तो ग्राउंड में जाने के लिए आपको फार्मर को ट्रेनिंग करने की जरूरत है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अगर फार्मर आपके पास में है तो सब कुछ आपके हाथ में है। और यही है, इसी से हम जीते हुए हैं कि आज हमारे पास में देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि इन्वेंट्री हमारे पास बहुत कम है, सेल्स टर्न हमारे पास बहुत एकदम लिमिटेड है हमारी कंपनी में, रिसोर्सेज सब कुछ एक लिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और नीट एंड क्लीन बिजनेस, एकदम साफ सुथरा बिजनेस करते हैं हम लोग, और बिल्कुल फार्मर से जुड़े हुए हैं हम लोग। और आज भी हमारा सबसे पहला स्लोगन यही है हमारा कि फार्मर फर्स्ट। जो भी चीज़ लानी फार्मर को देख के लानी है आपको। शुक्रिया अजय जी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अजय जी महको कंपनी में बताया, जिन्होंने क्या विजन्स होने वाले हैं कंपनी के और किस तरीके से कंपनी आने वाले सालों में इम्प्रूवमेंट करेगी और भी किसानों तक पहुंचने की क्या तैयारियां कंपनी की होने वाली हैं। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।